नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिज़िक्स सीरीज़ डे 2 में, जहाँ पे हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा था सबसे पहले तो हम उसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि एक आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं चल रहा है। तो बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक रिवीजन के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने छोटी सी बातें पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी जिसका नाम था एंगल। एंगल बेसिकली क्या होता है कि एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया था, जो हमने सर्कुलर पाथ में इसको हमने एंगल कहा था। एंगल में इस वाली लेंथ को हमने कह दिया था आर्क लेंथ। ये है हमारे पास रेडियस, ये भी रेडियस है। तो थीटा का फॉर्मूला निकल के आया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा का फॉर्मूला निकल के आया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। वही हमने कहा था जो थीटा है वो हमारे पास डायमेंशन लेस है, और यूनिट है इसकी रेडियंस, जो कि एक एसआई यूनिट है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। ये एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है, जिससे कि अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं और हमें किसी अमेरिका वाले इंसान से बात करनी है तो हम थीटा को रेडियन में बताएंगे, डिग्री में नहीं बताएंगे, क्योंकि डिग्री एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि हमारे काम को आसान करने के लिए ही यूज़ होती है बस। अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल में हमें कैसे समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एसआई यूनिट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि छोटे छोटे, जैसे मान लो डिस्टेंस की बात होती है, डिस्टेंस को उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, बट कुछ लोग फुट में भी नापते हैं, कुछ लोग उसको इंच में भी नापते हैं, कुछ लोग इसको सेंटीमीटर में भी नापते हैं। बट अगर हमको इंटरनेशनली अगर कोई काम करना होगा तो हम इसकी एसआई यूनिट पे जाएंगे, जो कि होती है मीटर। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी बात, जो हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी। एंगल के बाद हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में हमारे पास साइन थीटा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं h बाई पी। ऐसी कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं h बाई बी। वही हमारे पास टेन थीटा के लिए उल्टा होता है कॉट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं b बाई पी। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सिंपल से फॉर्मूला है जो कि बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो कि आसान है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो अपने को याद होने चाहिए। तो एंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो मैंने रिवाइज़ करवा दिया। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, इसको रिवाइज़ करवा दिया। इसके बाद हमने कुछ पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले में लास्ट में समझा के आपको गया था, उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मिटा। एक टेबल और बताई थी आपको, वो और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ज़ीरो डिग्री, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और ये आ जाता है 0। 30 डिग्री पे बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/2,
ये आ जाता है हमारे पास √3/2 और tan आ जाता है 1/√3। 645 डिग्री की बात कर लेते हैं। ये आ जाता है 1/√2, ये भी हो जाता है 1/√2, ये आ जाता है हमारे पास 1। हमारे पास 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है √3/2, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1/2, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास √3। 90 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, sin थीटा 1 हो जाता है, cos थीटा 0 और tan थीटा आ जाता है नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में कोई कंफ्यूज ना हो, मेरी बात मानो तो नॉट डिफाइंड लेके ही चलो, हर जगह काम बढ़िया करेगा। ये नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी वाला एक क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा, जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने किया था 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये हो जाता है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा 1/2, 1/√2 और हमारे पास √3/2 और 1। ये सारा माइनस में चलेगा। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये √3, ये 1 और माइनस 1/√3 और ये तो 0 है। तो एक ये टेबल भी आपको रिवाइज करवा दी एक बार फिर से। तो टेबल भी आपको रिवाइज हो चुकी है, एक बार इसको भी आप याद करके देखेंगे। तकरीबन 5 बार अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से इसमें एंगल बढ़े हुए हैं, एक 120, 135, 150 और 180। इसके बाद 2 एंगल और आते हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जेईई और नीट के सवालों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो कि एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। उसको करने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यहाँ पे हम एंगल ले ले रहे हैं। ये हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको 37 डिग्री ले लूँ, अगर ये चीज़ 37 डिग्री आ जाती है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, छोटा एंगल और एक एंगल यहीं पे साइड में ले देते हैं, साथ में चलेंगे तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये वाली तो 5 ही होती है। केस क्या है 4 और 3 का, कौन सी वाली को 4 दे, कौन सी वाली को 3 दे। तो देखो, छोटा एंगल है, छोटे एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है वो छोटी और यहाँ बड़ी। ऐसे ही यहाँ पे भी बड़ा एंगल है, 37 से तो बड़ा है, तो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड और यहाँ छोटी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दोबारा करते हैं एक बार। ये है 37 डिग्री का एंगल, ये है 53 डिग्री का एंगल। हमको इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में हाइपोटेन्यूज तो होती है हमारे पास 5, तो हम परपेंडिकुलर तो हमें निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे पता करें, तो उसका एक तरीका होता है, ये देखो, इस एंगल को याद कर लो, समझ लो, कैसे भी दिमाग के अंदर सेट कर लो, क्योंकि आधे से ज़्यादा सवाल इसके पूछे जाते हैं। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड।
ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन करते हैं। तो साइन थीटा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो 3/5 कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रही। फिर आता है tan 37, ये हो जाएगा 3/4। ऐसे ही अगर इधर हम डिफाइन करेंगे तो साइन 53 डिग्री हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 53 डिग्री आ जाता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan 53 डिग्री आ जाता है 4/3। अच्छा, अब एक बात देखो, अगर आप इसको याद करने के लिए बैठते हैं ना तो कंफ्यूजन रहती है कि 37 में ये लगाना है या फिर ये लगाना है, क्योंकि इन दोनों में फ्रीक्वेंटली चेंजिंग हो रही है जो कि समझ में नहीं आती। बेसिकली अगर बात करी जाए तो आप इसको ना याद कर करके इस ट्राइंगल को याद रखें, कभी भी ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, 5 सेकंड में ही हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। इसको याद करना मत करो, इसको मत करो याद, इसको याद कर लो, आसान रहेगा। इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि आज नया टॉपिक हो गया ये, रिवीजन में तो अभी रहा नहीं। तो अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, जो कि कल से छोड़ा था, जिस पॉइंट पे कल छोड़ा था उसी पॉइंट से हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल जाते हुए थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ लिखी थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, उसको समझते हैं। ये 5 कुछ आइडेंटिटी लिखी थी, इसको अगर आप समझते हैं इस वाले ग्राफ के ज़रिए से, ये तो आपने याद कर ही ली होंगी, फिर भी लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ऐसी साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वहीं अगर हम कॉस ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी की बात करें तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अगर हम टेन ए माइनस बी की बात करें तो टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूले जो है इसको आप अभी याद कर लो, अभी इसको अप्लाई करेंगे किस तरीके से वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ये हमने बात करी थी, ये हमने बात करी थी। तो यहाँ पे अब हमें दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमेशा ये बात का ध्यान रखना, ये जो 90 डिग्री लिखा है
ये कुछ यहाँ पे आएगा। और अगर मान लो मैं 270 डिग्री लिख दूँ तो यहाँ पे 0, 90, 180 और यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री। जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री यानी कि इस लाइन पे आने वाले किसी भी फंक्शन की अगर बात करी जाए तो हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे कैसे चेंज होगा? जैसे साइन थीटा अगर है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ये बात समझ में आई? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास सामने सामने आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा, क्या आ रहा है हमारे पास? साइन 90 प्लस थीटा। तो हम इसका सवाल कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको देखना बताया था, इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा यानी कोई सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो इसका पॉजिटिव ही आना है। ये बात तो समझ में आ गई? आंसर तो इसका पॉजिटिव ही आना है। और 90 अगर लिखा हुआ है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? प्लस कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कुछ और लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम कैसे करेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो 90 माइनस थीटा किधर आता है? 90 माइनस थीटा इधर आता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो भाई आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। बट 90 डिग्री लिखा हुआ है तो फंक्शन तो चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा तो हमारे पास कॉस का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो एक और बात करते हैं, इस वाली लाइन पे कोई भी एंगल आएगा, जैसे मान लीजिए 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, यहाँ पे वापस आ गया 360 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, 360 प्लस 90 कितना हो गया? 40 और 50, 450, 450 डिग्री आ गया। अब 450 का डिग्री भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, साइन 450 डिग्री, जैसे मैंने लिख दिया साइन 450 डिग्री प्लस थीटा, तो भी फंक्शन चेंज होगा। मतलब जो जो एंगल इस वर्टिकल लाइन पे आ रहा होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? पहले आप लोग लिखिए, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में कॉस थीटा। इसका आंसर पॉजिटिव में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर मान लो फिर एक चक्कर घूम लें, 450 प्लस 90 कितना हो गया? 50 और 40, 540 डिग्री। 540 और 90 कितना हो गया? अपने पास आ गया 60, 640 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 720 डिग्री। 720 प्लस 90 कितना हो गया? अपने पास 80, 810 डिग्री। तो ऐसी 810 डिग्री भी अगर मैं लिखूँगा तो भी इसका आंसर प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये बात तो हमको थोड़ी बहुत समझ में आई, बट एक लाइन का तो मैंने बता दिया कि इस लाइन पे हमेशा फंक्शन चेंज होगा। ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन चेंज होगा इधर। फंक्शन चेंज होगा यहाँ पे हमेशा। तो ये बात तो हमको समझ में आई, वर्टिकल लाइन पे हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा।
अब बात करते हैं इस वाली लाइन की, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो, अगर यहाँ पे कोई अगर आ जाता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिख लिया साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 180 डिग्री प्लस का थीटा, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये चेक करते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आएगा करीब। पेन में दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कोई। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो हमेशा नेगेटिव होता है, केवल tan ही पॉजिटिव है, तो मैं इसको नेगेटिव ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया तो एक बात आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे 180 या फिर इस लाइन में आने वाला कोई एंगल लिखा हुआ है तो समझ लो काम तुम्हारा हो चुका है। यहाँ पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, इधर क्या होगा, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। इधर भी लिख देता हूँ मैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, एक तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद हो गए होंगे, एक इसको बनाना आ गया होगा, फॉर्मूले को लिखते कैसे। अभी अगर मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा ये वाले कैसे लिखे जाते हैं, जैसे लिखे जाते हैं मतलब कैसे समझ में आएगा, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, वैसे तो मैंने समझा दी। अब मैं आपको एक साथ सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा, इसको साइड में रख के। ठीक है, अब आ जाओ, अब बेसिकली नोट्स लिखने वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे ए लिख लो। ठीक है, और नीचे लिख लो यहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। फंक्शन चेंज, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इतनी बात तो लिख ली। अब इसके बाद लिखते हैं हम फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। आ जाओ, बेसिकली जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं वो मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, इसके अलावा यूज़ तो नहीं होते अभी तक फिज़िक्स में। बाकी अगर कभी फ्रीक्वेंटली आ जाए तो आपके पास तो है ही, ब्रह्मास्त्र पड़ा है। साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा यानी यह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कॉस थीटा, पहले साइन के लिख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ जाएगा, 90 पे चेंज हो जाता है तो प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री यहाँ पे हो गया प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है। 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा।
फिर साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, 180 डिग्री इधर और माइनस थीटा तो इधर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा। तो ये तो होगा जी साइन के। अब थोड़े कॉस के लिखवा दे रहा हूँ। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी अगर मैं लिखूँ तो 90 माइनस थीटा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका आ जाएगा प्लस का साइन थीटा। इसके बाद कॉस 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव होता है, और 180 डिग्री का तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का कॉस थीटा। ठीक है जी। तो फिलहाल ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं। एक तो आपको ये वाले फॉर्मूले लिख लेने, एक आपको ये वाले फॉर्मूले लिख लेने, और इसको आपको नोट कर लेना है। सारा का सारा 5 तक गिन रहा हूँ, नोट कर लो। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन से वो करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा अप्लाई होगी। हाँ जी, करना क्या है इसमें, 1 2 मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ साइन 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का मैंने आपको कोई फॉर्म टेबल में तो नहीं लिखवाया था। 30 डिग्री लिखवाया था, 45 डिग्री लिखवाया था, 60 डिग्री लिखवाया था, 90 डिग्री लिखवाया था, 75 तो नहीं लिखाया। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का एक छोटा सा तरीका है। देखो, अगर मैं इसको तोड़ लूँ, अगर मैं इसको लिख लूँ साइन 40 डिग्री प्लस में 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो क्या ये जोड़ के 75 होता है? हाँ जी, होता है। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका नाम है साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस बी में क्या होता था? साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, और इनको जोड़ दो। तो इसी यही काम करते हैं। हमारे पास साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? सबसे पहले साइन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इनको प्लस कर देंगे हमारे पास कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री से। तो अब इसको करना बड़ा आसान हो गया। साइन 45 की भी वैल्यू हमें पता है, कॉस 30 की भी वैल्यू पता है, कॉस 45 की वैल्यू पता है, और साइन 30 की भी वैल्यू पता है। तो आ जाओ, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक मैंने करके दिखा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। अब अगले वाले आप करेंगे। पाँच तक गिन रहा हूँ, आप करिए पॉज करके, फिर देखना अगर समझ में ना आए तो। इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं ये सोचो। अगर हम इसको 60 और 45 कर दें तो काम हो जाएगा। काम हो गया इसका, तो लिख लो
साइन 60 कॉस 45 प्लस में साइन 45 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस में साइन 45 1/√2, कॉस 60 हो जाता है हमारे पास 1/2। इसका क्या आया, √3 + 1 2√2। ठीक है, आंसर इसका भी सेम आया लेकिन चीज़ अलग है। अच्छा, इसका आंसर सेम क्यों आया है? जो इस चीज़ का कमेंट करेगा ना, कोई बढ़िया सा रीज़न, कोई बढ़िया सी ट्रिक, तो देखते हैं, उसको रिप्लाई भी देंगे, जो भी बात होगी देखेंगे। बाकी इसका आप सोचो आज की डेट में इसका आंसर और इसका आंसर और इसका आंसर बराबर क्यों आया है। ठीक है, इसका रीज़न मैं कल बताऊंगा, आज सोचो। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका रीज़न कमेंट में लिखना। अब आता है साइन 300 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब आप कहेंगे साइन 360 की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, साइन 360 की वैल्यू कैसे पता करें? तो आपको मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था। यहाँ पे 0 डिग्री से चलते हैं, वापस पूरा चक्कर लगा के 360 डिग्री आ जाता है। 0 डिग्री की वैल्यू और 360 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। ऐसे यहाँ पे 90 की वैल्यू और 450 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से ये बराबर होती चली जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, साइन 360 डिग्री माइनस साइन 360 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 360 डिग्री साइन 60 डिग्री। साइन 360 यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये तो खत्म। अब माइनस में कॉस 360 की वैल्यू यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इंटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। इसकी वैल्यू जो आई है वो बराबर आई है, यानी साइन 300 डिग्री की वैल्यू बराबर आई है आपके पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू के नेगेटिव के। ये इसलिए आई है, इसको एक करने का एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ऑल्टरनेट मेथड, देखो साइन 360 की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो साइन आ जाएगा 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री और साइन माइनस 60 डिग्री बेसिकली आ गया। और जब भी साइन के अंदर माइनस होता है, देखो 3 है हमारे पास, साइन है, कॉस है और टेन है। देखो अगर साइन के अंदर माइनस थीटा होता है कुछ, तो ये बाहर निकाल के रख देता है, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा बन जाता है। अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा होता है तो भाई ये माइनस खा जाता है, कॉस माइनस खा जाता है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा प्लस का। टेन के अंदर होता है अगर, तो टेन भी बाहर निकाल के रख देता है। ये 3 फॉर्मूले अपने नोट्स में और लिख लो, ठीक है। तो ऐसे ही एज सच साइन भी माइनस बाहर निकाल देगा, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया।
इस वाली स्लाइड में आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ जाने चाहिए तीनों। इनको याद करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर हम यहाँ से चलते हैं 0 डिग्री से पूरा एक चक्कर लगा के वापस जब आते हैं तो ये 0 डिग्री यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है चक्कर लगाने के बाद। 0 डिग्री की वैल्यू और 360 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। और एक चीज़ और अगर आपको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, हम जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल हमको पॉजिटिव लेना होता है। अगर हम गलती से क्लॉकवाइज चलने लग जाएं, अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज चलने लग जाएं तो हमको एंगल जो है नेगेटिव लेना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना। इसी वजह से एक चीज़ अभी समझाता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ समझ में ना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल नेगेटिव, ठीक है। इस वाले को ग्राफिकल तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो साइन 300 डिग्री मतलब हम कुछ ऐसे करके गए और कुछ यहाँ तक पहुँचे, कुछ यहाँ तक पहुँचे, ये कोई होगा, कुछ यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ का एंगल बन रहा है 300 डिग्री। बाकी कितना बचा 60 डिग्री। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम इसको कितना लिखेंगे 60 डिग्री। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो 300 डिग्री आ गया, क्लॉकवाइज अगर चलें तो 60 डिग्री आ रहा है। क्लॉकवाइज में हमेशा हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज में हमेशा हम नेगेटिव लगाते हैं। तो हमारे पास आ गया ना साइन 300 डिग्री बराबर हो गया साइन माइनस ऑफ 60 डिग्री के। आया समझ में? ये थोड़ा सा दिमाग में दर्द करेगा, लेकिन 2-4 बार आप सब समझते जाओगे तो ये सही से समझ में आता रहेगा। 2-3 सवाल इसके होमवर्क दे देते हैं जिससे कि खुद भी कुछ करके देखो। ये सवाल नोट कर लो, होमवर्क में आप ये कर लेना। बाकी आगे की चीज़ समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या चीज़ समझी जा सकती हैं। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आ रहा है इसमें, मस्त आ रहा है, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन समझते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो हमारे पास कोई एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, कोई एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है, कोई एंगल है वो 45 डिग्री है। तो ये तो एंगल अच्छे खासे है ना। अगर मान लो एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, अगर मान लो एंगल हमारे पास बने, जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो आए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री,
जब ये सब थे तो हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये तीनों चीज़ें डिफाइन करी थी। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी। बड़े आसानी से हमने इनके फॉर्मूले याद किए थे। बट अगर कॉस 1 की डिग्री की बात करी जाए, अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि कॉस 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, टेन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए हमने एक टॉपिक बनाया, इसको हम कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। जब भी स्मॉल एंगल्स आएंगे तो उसको हम कैसे तरीके से डील करेंगे, तो उसके बारे में इसमें समझाया गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो समझा दिया मैंने। अब आगे की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है। इसे मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए ये वाला जो है केस, ये हमेशा लगता है हम 1 डिग्री से 1 डिग्री में इसको लगा सकते हैं, 2 डिग्री में लगा सकते हैं, 3 डिग्री में लगा सकते हैं, 4 डिग्री में, 5 डिग्री में, 6 डिग्री में, 7 डिग्री में। यहाँ तक इसको लगा सकते हैं आराम से, और यहीं तक के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, यहीं तक के आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम करवा लेंगे। बट अब यह है कि करना क्या है इसमें। अगर मान लो साइन थीटा है और कॉस थीटा है और टेन थीटा है, अगर थीटा वेरी स्मॉल है और स्मॉल भी कितना है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री से 60 डिग्री तक अगर छोटा है एंगल, तो साइन थीटा हो जाता है थीटा, कॉस थीटा हो जाता है 1 और टेन थीटा हो जाता है थीटा। ठीक है, साइन थीटा बन जाता है थीटा, कॉस थीटा बन जाता है 1 और टेन थीटा बन जाता है थीटा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कॉस 1 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को क्या हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, एंगल आता है ये। तो कॉस थीटा में अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर कॉस 7 डिग्री होगा तो भी 1 आ जाएगी। अगर कॉस 5 डिग्री होगा तो भी 1 आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं साइन की, मान लो आपसे कोई पूछे साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे लिखेंगे? थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, साइन थीटा में अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, यानी 1 डिग्री। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो जी ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कल एंगल पढ़ रहे थे कि थीटा जब भी अकेला पड़ा होगा, कभी भी आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में अगर थीटा अकेला पड़ा हुआ दिखता है तो हमेशा हम इसको रेडियंस में लिखेंगे, कभी भी डिग्री में नहीं लिखेंगे, हमेशा किस में लिखेंगे? रेडियंस में। तो ये डिग्री में, हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? इसको हम लिखेंगे π/180। ये 1 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो ये गलत है, ये सही है। ये बात समझ में आई? अब थोड़े से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये तो मैंने अभी समझा दिया, यहाँ कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आ जाएगा सबसे पहला साइन 5 डिग्री, बी कॉस 9 डिग्री, कॉस 7 डिग्री, टेन 2 डिग्री, डी ले लो अपने पास, कोसेक 4 डिग्री, ई कॉट 3 डिग्री, एफ सेक 1 डिग्री। अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं। साइन 5 डिग्री, साइन की अगर वैल्यू बात करेंगे तो
थीटा छोटा हो तो थीटा के बराबर आ जाता है, तो 5 डिग्री। 5 डिग्री में नहीं लिख सकते तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो जाएगा π/180। 5 को काटेंगे, 5 से 15, तो ये आ जाएगा π/36। इसी तरीके से cos 7 की वैल्यू हो जाएगी 1। tan 2 डिग्री के लिए निकालेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/90 आ जाएगा। कोसेक 4 डिग्री। अब आपके नज़र में आ गया यार कोसेक के बारे में नहीं बताया, कॉट के बारे में नहीं बताया, सेक के बारे में नहीं बताया। तो मैंने बताया था हमेशा जो कोसेक होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। अगर साइन के लिए हमने अगर बात करी है तो हमने कोसेक के लिए भी बात कर दी, ये अंडरस्टूड है। तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का भी यही खेल चलेगा, थीटा के बराबर। हमको क्या करना है, 4 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो π/45 डिग्री आ जाएगा, π/45। ये है रेडियंस में, π/45 रेडियंस। कॉट, कॉट होता है tan का उल्टा, तो हम tan की बात समझेंगे इसमें। 3 डिग्री इंटू में π/180, तो ये हो जाएगा 60 रेडियंस। इसके बाद सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे तो कॉस वाला दिमाग चलाएंगे, सीधा 1 लिख देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। आज की डेट में हमने थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली, ठीक है। रिवीजन करने के बाद एंगल को थोड़ा सा समझा, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे समझे, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल समझे। तो इतने जो है ना फॉर्मूले, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जो कि आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, इन सब में काम आएंगे। तो इतने फॉर्मूले तो याद रखो। इसके बाद हम बात करते हैं एक नया टॉपिक जो है लॉगरिथम। लॉग से ना बहुत सारे बच्चे ना दिमाग खाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, बेसिकली ये क्यों है, ये वाला सवाल आता है। लेकिन मैं बताऊंगा कुछ नहीं है, और ये क्यों है, क्यों बकवास है, ये भी समझाते हैं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा जैसे 5 का अगर स्क्वायर लिख दूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है। जी बिल्कुल। अगर मैं लिख दूं 9 का स्क्वायर तो हमारे पास 81 आ जाएगा आंसर। ये तो अंडरस्टूड है, इतना तो आता ही होगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 बराबर 25, इतना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ना, यहाँ पे जो ये 9 लिखा है, 9 को हम कह देते हैं बेस। 9 को हम कह देते हैं बेस। और ये जो है ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। और 2 क्या है? 9 की पावर है। तो ये है बेस, ये है पावर, ये है रिजल्ट। अब इन्हीं तीनों के बीच में खेल चलना है। लॉग क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है। पहले तो इससे डिराइव हुई, देखो सबसे पहले तो इस चीज़ से लॉग डिराइव हुआ। इसने क्या करा? डिराइव करा लॉग को, ठीक है। फिर क्या हुआ? लॉग ने क्या कहा कि भाई मैं वापस इस पे जाना है, तो इसको हमने कह दिया एंटी लॉग। समझ रहे हो? सबसे पहले तो बेहूदगी वाली ज़िंदगी में पहुँचे, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, भाई ये करना है तो करना है। सबसे पहले इस बेवकूफ़ में पहुँचे,
फिर ये महाशय कहते हैं नहीं भाई हमको वापस इस पे जाना है तो हम उसको एंटी लॉग बोलेंगे। ये तो पावर सिस्टम है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो 2 मिनट में समझ में आने वाली है ये, ठीक है। तो लॉग सबसे पहले इससे लॉग को डिराइव करा, फिर इसको वापस पहुंच गए इस पे तो इसको कह दिया एंटी लॉग। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इस तरीके से तो नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे फिर इस पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात सोचो, हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे ऐसा लगाना है, कुछ हमें यहाँ पे लिखना है लॉग। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं लॉग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लॉग लिखना चाहते हैं तो हम इनमें क्या खेल बदल करें, ऐसा क्या खेल करें जो यहाँ पे लॉग फिट हो जाए और अपना काम भी हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम सोचें अगर मान लो हम बेस हटा के देखते हैं। सोचो बेस अगर हटा दिया, बेस हटाएंगे रिजल्ट के साथ, तो क्या अगर मान लो हम लॉग लिख पाएंगे 81, बेस है ना 81 2 9, नहीं ये गलत है, ठीक है। अगर मान लो हम पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज करते हैं तो बात बन जाएगी, समझ रहे हो। बेसिकली लॉग क्या है, हमको पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज करना है। लॉग वाले कॉन्सेप्ट में हमें कुछ नहीं करना, हमको पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है, हमने अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग, ठीक है। लॉग के बाद बेस और लॉग में जो बेस लिखा है, यहाँ पे जो बेस लिखा है यहीं पे बेस लिख देंगे, यहाँ पे आधा बेस ऐसे, ठीक है, बेस पे लिख दिया। इसके बाद पावर रिजल्ट का इंटरचेंज करना है, रिजल्ट हमने यहाँ पे फेंक देना है, तो यानी 81 बराबर में आ गया 2। तो ये हो गया हमारा लॉग। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं लॉग 81 ऑन दी बेस 9 इज 2, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, लॉग का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा तंग करता है, कुछ में कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, पावर और रिजल्ट का इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। पावर रिजल्ट में इंटरचेंज कर देना है। जैसे हमने पढ़ा हुआ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 3 लिख लो, कितना हो गया 8 हो गया। 2 की पावर 4 लिख लो, कितना हो गया 16 हो गया। 2 की पावर 5 लिख लो, 32 हो गया। इस पे भी आप लॉग लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, लॉग लिखने के लिए क्या करोगे, बेस को बेस में ही रहने दिया, यहाँ 32 लिख दिया, यहाँ पे 5 ले गए। लॉग 32 ऑन द बेस 2 इज 5। ऐसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ कैसे लगाओगे, लॉग 8 ऑन द बेस 2 इज 3। किसी में भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। लॉग लिख दिया 5, लॉग 25 ऑन द बेस 5 इज 2। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये चीज़ समझ में आई। और इसको हम बोलते कैसे हैं, इसको हम बोलते कैसे हैं, यहाँ पे हमने इसको कह दिया बेस, दूसरे कलर से लिखते हैं। ये हमारे पास बेस, ये है लॉग का नंबर और ये है हमारे पास रिजल्ट। लॉग 81 ऑन द बेस 9, लॉग 81 ऑन द बेस 9 इज 2, ठीक है। ये बोलना आना चाहिए
क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं वो लिखित फॉर्म में आते हैं, उसमें अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी और अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आई। तो थोड़े से ना करके देखते हैं, 5-6 करके देखते हैं, जिससे कि ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 8 कितना होता है, रुक जाओ, 2 तो कर लिया तो 3 करते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, ये लिखो। 4 का स्क्वायर लिख लो, 16 आ गया। 25 का स्क्वायर लिख लो, 625 आ जाएगा हमारे पास। और आप और लिख सकते हैं, इसको 10 ना लिखो यार। ठीक है, ये 5 दिए हैं। सबसे पहले ये जो 5 दिए ना, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं लॉग में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, हमने क्या करना है, लॉग लगा देना है। ठीक है, बेस को बेस में ही रहने देना है, पावर को इसके ऊपर, ये 27, तो क्या हो जाएगा, log 27 ऑन द बेस 3 इज 3। कैसे लिखेंगे, log 27 ऑन द बेस 3 इज 3। ठीक है, अगला करके देखते हैं, ये वाला log लगा देंगे 16:2। इसको कैसे लिखेंगे, log 16 ऑन द बेस 4 इज 2। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे log लगा देंगे 625। कैसे लिखेंगे, log 625 ऑन द बेस 25 इज 2। इसका लिखते हैं log इसको कैसे लिखेंगे, log 1000 ऑन द बेस, log 1000 ऑन द बेस हमारे पास 10 इज फ्री। ऐसे ही इसको लिख लो। इसको कैसे लिखेंगे, log लगा देंगे यहाँ पे हमने लिख दिया 100, यहाँ आ गया, कितना हो गया ये, 10 लाख, कितना आ गया 3। से हम इसको लिख सकते हैं log 10 लाख ऑन द बेस, log 10 लाख ऑन द बेस 100 इज 3। तो समझ में आया किस तरीके से लिखना है। तो ये होती है log की शुरुआत। अभी तो खेल आगे जाएगा, तो ये होती है log की शुरुआत। सबसे पहले हमको पावर रिजल्ट का इंटरचेंज करना है। तो ये कुछ इसके सवाल हैं, इसको आप नोट कर लो, सामने सामने करके देखें हम दोनों ने मिलके। तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे लॉग के बारे में, और क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लो। हो गया,
और पता लॉग का भी ना एक अलजेब्रा होता है, यानी कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, इस सब का भी ना इसमें एक अलजेब्रा होता है। उसके लिए ना कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फार्मूले होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तब उन फार्मूलेज़ के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, कैसे कैसे फार्मूले हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फार्मूला बात करूं, लॉग बेस मान लो हमने 10 ले लिया, अभी हम कोई भी बेस ले सकते हैं, अभी हमने बेस 10 लेके बात करना चाह रहे हैं, हमने बेस ले लिया 10, यहाँ पर आ रहा है a इंटू बी। अगर कुछ ऐसे दे रखा है log a इंटू बी ऑन द बेस 10, क्या दे रखा है log a इंटू बी ऑन द बेस 10, तो हम लिख सकते हैं log a ऑन द बेस 10 प्लस में log b ऑन द बेस 10, समझे। तो ये हो गई पहली आइडेंटिटी। सेकंड की बात करते हैं, log a बाय b, log a अपॉन b ऑन द बेस 10। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे, log a ऑन द बेस 10 माइनस log b ऑन द बेस 10, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, ठीक है। ये तो होगी दो आइडेंटिटी जो कि प्लस और माइनस की चीज़ में हेल्प करती हैं। इसके बाद तीसरी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, मान लो log 10 log a की पावर x ऑन द बेस 10। कुछ ऐसा log है, log a की पावर x है, log a है उसकी पावर है x ऑन द बेस 10। इसको कैसे लिखेंगे, इसका क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो पावर है ना x, इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x log a ऑन द बेस 10, ठीक है। एक और होता है, यहाँ पे अगर पावर, अगर मान लो ये जो बेस है ना, इस पे अगर पावर हो तो, अगर बेस पे पावर हुई तो, बेस पे पावर हुई तो log 10 की पावर अल्फा, नहीं बीटा लिख देते हैं, log a ऑन द बेस 10 की पावर बीटा, तो यहाँ पे कैसे आएगा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा इंटू में log a ऑन द बेस 10। तो ये चार आइडेंटिटी आपको समझ में आई, ये सबसे बेसिक है, ठीक है, ये सबसे बेसिक है। एक आइडेंटिटी और होती है, उसके बारे में भी बताता हूँ, log यहाँ पे हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा किया है। यहाँ पे क्या लिखा है log a ऑन द बेस b, इधर हमने क्या करा, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 1 अपॉन में हो तो हम इसको लिख सकते हैं log b ऑन द बेस a, ठीक है। ये 5 आइडेंटिटी हो गई, अब आप इनको कर लो याद। ठीक है, इनको कर लो याद, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट लगाओ, इसको याद करो, और क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और नोट करना शुरू कर देना, लिखना शुरू कर देना। कम से कम 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। तो पहले बार 5 बार लिखो, उसके बाद आना वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अब तक शायद आप लोगों ने 5 बार लिख लिया होगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ ली, इसके बाद थोड़े से ना फॉर्मूलेस होते हैं, उनके बारे में और पढ़ते हैं। तो लॉग जो होता है ना अपने पास, लॉग हमारे पास क्या होता है, 2 तरीके का होता है। हमने बेसिकली ना 2 टाइप का लॉग पढ़ना है। एक तो कभी क्या होगा, लॉग का जो बेस होगा
मान लो हमसे लिख दिया जाए बेस इज 10, ठीक है, और एक लॉग होता है बेस इज ई। अगर मान लो हमें कभी दे दे लॉग बेस 10 दे सकता है या लॉग बेस ई दे सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमको दो टाइप के लॉग पढ़ने हैं। जो पहले इंटरचेंजिंग वाला खेल खेला था इससे पिछली स्लाइड का, वो खेल अलग है, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, लॉग मान लो ए है ऑन द बेस 10, इसी को अगर हमें ई में लिखें, ई में कैसे लिखा जाएगा, ये लॉग ए ऑन द बेस ई। बट मान लो अगर आपको कोई चीज़ लिखी हुई है, इसको और इसको हमें मान लो कोई लॉग बेस 10 में दिया हुआ है या मान लो लॉग बेस ई में दिया हुआ है, हमें कोई दे रखा है कि भाई ये लॉग है बेस ई पे, तो हमको उसे लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। कन्वर्जिंग फैक्टर क्या होता है, कन्वर्जिंग फैक्टर होता है यहाँ पे 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग के नीचे अगर ई लगाए तो ई को हटा के 10 लगा देंगे, ठीक है। इसको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपने समझा, अगर लॉग के बेस में अगर ये होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर 10 में तो हमको 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या है ना, कुछ हमको बेस 10 के ना, ये जो बेस 10 है ना, इसके ना कुछ याद करके रखने हैं हमें, इसको कुछ इसके कुछ याद करके रख लेने हैं जिससे कि हमको कभी एग्ज़ाम से आ जाए। क्योंकि लॉग बेस 10 में लॉग बेस 2 मतलब log 2 on the base 10, log 3 on the base 10, log 4 on the base 10, log 5 on the base 10, इस तरीके से 10 तक आपको अगर याद रहे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए एकदम से लगाना हो तो आप ये सब करने के लिए नहीं बैठोगे या फिर उस तरीके से या निकालने के लिए नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ तो याद करने ही करने होते हैं, ठीक है। log 2 on the base 10, log 3 on the base 10, log 4 on the base 10, log 5 on the base 10, log 6 on the base 10, ठीक है। इसको 5 ही लिख लो आप, 0.6 0.7 हमारे पास आ जाता है 0.8। log 7 on the base 10, log 8 on the base 10, log 9 on the base 10, log 10 on the base 10। log 7 की वैल्यू हो जाती है 0.85, 0.9, यहाँ पर है 0.95 और ये हो जाती है 1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, log 2 on the base 10, log 3 on the base 10, log 4 on the base 10, so on चलता जाएगा log 10 on the base 10, log 10 on the base 10 तक। ये सारी वैल्यू आपको याद करनी, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 और 1, यहाँ तक आपको याद कर लेनी है। तो देखो यार थोड़ा सा आसान भी है, 2 से लेकर 6 तक तो देखो कैसे, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 8.5, 9, 9.5, 1। थोड़ा सा अगर आप पैटर्न भी बनाओगे, पैटर्न भी समझोगे तो पैटर्न के हिसाब से भी याद करना बड़ा आसान है, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो बेसिकली आज के डेट में आप क्या करें, फॉर्मूले सारे याद करके रखें,
कल की डेट में हम कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो 5 मिनट के अंदर सारा रिवाइज़ करवा दूंगा, ठीक है। कभी भी आपको रिवीजन की दिक्कत हो ना तो 5 मिनट वाला सीज़न देख लो, उसमें सारा रिवाइज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, कल की डेट में क्या होगा, 5 मिनट के अंदर पहले रिवाइज़ करवा दूंगा। उसके बाद सारे आपको फॉर्मूले पहले से याद रखना। उसके बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन कम से कम करवाऊँगा, हर चीज़ के 15-20 क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद नए टॉपिक पे उतरेंगे, ग्राफ के ऊपर से, ठीक है। तो अभी इसको करो, ठीक है, और आगे पढ़ते रहो। और क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक के लगाने तो अभी मत लगाओ, सबसे पहले कोई बढ़िया सा चैप्टर शुरू हो जान दो, जैसे कि या तो यूनिट एंड डायमेंशन शुरू हो जान दो या फिर काइनेमेटिक्स शुरू हो जान दो, तब कोई अपनी बढ़िया बढ़िया बुक्स के क्वेश्चन लगाना। अभी तक ऐसे ही रहने दो, अभी ये बेसिक मैथ चलने दो, उसके बाद वेक्टर चलने दो। जब वेक्टर ख़त्म हो जाएगा तो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, तब आप कोई भी बुक उठाना और उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना। कुछ मैं जेई के भी क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ नीट के भी क्वेश्चन करवाऊँगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा PYQ का जो छूट जाए, ठीक है। इधर से सारा डेटा मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगा, बाकी आप अपना उसको रिटेन करने की, उसको याद रखने की कैपेसिटी आपकी है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें। राधे राधे।